जो नॉर्मल बेटे प्रेशर की लेवल है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है एयर का, एयर का नॉर्मल प्रेशर बेटे क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर, और ये बराबर होता है 760 mm of HG। तो जब हम किसी चीज को बॉयल करते हैं तो उसका जब वेपर्स बनते हैं और उनका प्रेशर डालते हैं बेटे वो इक्विलिब्रियम में आके, हमने अभी वेपर प्रेशर पढ़ा है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मल हो एयर का, जो कि ये वैल्यू है, तो वो उसका उस प्रेशर में बेटे समझा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह के नॉर्मल प्रेशर हो तो वाटर का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाता है 373 केल्विन। एक बेटे केल्विन स्केल है ना टेम्परेचर मेजर करने की, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी ये। यस सर। एक डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी केल्विन, और इनका 273 का फर्क होता है। तो 273 में 100 ऐड करें तो 373 हो जाती है। जी सर। तो ये बेटे वाटर का प्रेशर आता है, सॉरी टेम्परेचर आता है जब नॉर्मल एयर प्रेशर हो 760 या 1 एटमॉस्फेयर 373 जी। और अगर बेटे हम जो है ऐसी जगह चले जाएं जहां एयर का प्रेशर ये नॉर्मल ना हो, तो वहां आप देखें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फर्क पड़ जाएगा। जिस तरह के जो है ना ये जो हिली एरियाज होते हैं, टॉप के एरियाज, मुझे खुद भी बेटे इसका एक्सपीरियंस हुआ। मरी में तकरीबन मैं रहा हूँ 5 इयर्स रहा हूँ, तो वहाँ हमने देखते थे कि वहाँ गोश्त वगैरह या बाकी चीज़ें ना नहीं जल्दी नहीं गलती थी, क्योंकि वहाँ जो प्रेशर है एयर प्रेशर मरी हिल्स में बेटे वो होता है सारे जो हार्ड वाटर जो होते हैं वो जिस तरह हार्ड वाटर है ना नीचे तो साफ वाटर नॉर्मल होता है। यही हार्ड वाटर और साफ वाटर वाली सर ये इधर को जो प्रेशर ज्यादा है पानी में ना, ये सब कि किसी चीज को इतनी जल्दी नहीं है, मतलब हम किसी चीज को बांधते तो इतनी जल्दी नहीं वो उसको कुकर में डालना। वो बेटे और रीजन है। अभी हम ना इसके डील कर रहे हैं प्रेशर को, तो वहाँ बेटे हाइट पे जैसे जैसे हम जाते हैं तो वैसे वैसे एयर का प्रेशर कम होता जाता है। तो जो नॉर्मल सी लेवल होता है ना, उसका प्रेशर बेटे ये होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर का प्रेशर कम होता जाता है। यस सर। तो आप बेटे क्या नाम बेटे आपका है? अनस। आप बेटे आगे आ जाओ, ये भाई के साथ आ जाओ। अच्छा, मरीन हिल्स पे बेटे जो प्रेशर है उसकी वैल्यू रह जाती है 0.921 atm, यानी नॉर्मल होती है 1 और वहां जाके इतनी कम हो जाती है 79 डिग्रीज कम हो जाती है। तो जब प्रेशर एक्सटर्नल कम हो जाता है तो वहां जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ये भी कम हो जाता है, यानी वाटर पर जाए इसके कि 100 पे वो 100 से कम पे हो जाता है, यानी जो है 98 पे डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करने लग जाता है। इस बात की समझ आ रही है? यानी प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, चीज जल्दी बॉइल करने लग जाएगी। अब जल्दी बॉइल करने का ये नुकसान होता है कि जो चीज़ है वो गलती नहीं है, क्योंकि वो थोड़े प्रेशर पे बॉइल हो रही होती है। तो इस वजह से जो है ना ये जो टॉप के एरियाज हैं वहाँ चीज़ जो है नहीं जल्दी नहीं पकती। अच्छा, अब बेटे इसके हम फैक्टर्स देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसमें पहला तो बेटे एक्सटर्नल प्रेशर है जो अभी हमने देखा। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ये एग्जांपल सामने रखे अपने हैं, ऊपर वाटर की जो एग्जांपल दी है। और इसके बाद बेटे दूसरा है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। दूसरा फैक्टर है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अच्छा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का बेटे क्या इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट पे? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कम होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ये हमारे पास बेटे डाई इथाइल ईथर की एग्जांपल है, इसका 34.5 है। डाई इथाइल ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटे 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रीजन क्या है कि इसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलेकुलर जो फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस वजह से इनका कम है। और वाटर में होती है तो उसका ज़्यादा है इनकी निस्बत। अब बेटे इसकी एप्लीकेशंस हैं बॉइलिंग पॉइंट की। एप्लीकेशन से बेटे आप वाकिफ हो चुके हैं, एप्लीकेशन किसे कहते हैं? चला, या उसके यूजेस क्या हैं? एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसके बेटे पहले तो एप्लीकेशन होगी जो है जिस तरह एक तो है इंक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक इसका भी ये यूज है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो भी जो मैंने आपको प्रेशर कुकर की दी है। प्रेशर कुकर पे क्या होता है बेटे कि ऊपर से उसका ढकना जो है ना वो मजबूती के साथ बंद किया होता है, और जो वेपर बनते हैं तो उनका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वही अंदर वाला होता है, तो वो उस पर प्रेशर बढ़ा देते हैं। लिहाजा जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का या जो भी उसमें डाला होता है पानी, उसका बढ़ जाता है। तो जहाँ वो 100 पे नॉर्मली बॉयल होता है वहाँ वो 100 से ज़्यादा पे बॉयल होता है, तो लिहाजा वो चीज़ जो जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर उसको मिल जाता है। एक ये इसकी एग्जांपल है। और दूसरी है एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करने वाली। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करने वाली। डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, इसकी बेटे एग्जांपल हमारे पास गिवन है ग्लिसरीन की। यानी ग्लिसरीन जो है नॉर्मली 290 पे जो है वो बेटे बॉयल होती है डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इस टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते वो पहले डिकम्पोज हो जाती है, उसको बॉयल करने का मौका ही नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, उसको चैम्बर में रखते हैं और वहाँ पे हम जो प्रेशर है वो कम कर देते हैं, 50 mmHg पे कर देते हैं, तो वो 290 की बजाय 210 पे ही बॉयल करने लग जाती है। यानी हम बेटे जो लिक्विड ग्लिसरीन है इसमें हमने डाल दिया। इसका बेटे जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल ग्लिसरीन का होता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब ये बेटे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उस वक्त प्रेशर क्या होता है बता? प्रेशर होता है बेटे 1 एटमॉस्फेयर, या ये बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg के। तो जब ये टेम्परेचर बेटे आता है तो ग्लिसरीन जो है बॉयल होने के उससे पहले ही डिकम्पोज हो जाती है, अपने आइटम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम करके 50 mmHg कर देते हैं।
इतना कम कर देते एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर कम करने से इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटे 290 से कम हो गए। जैन बेटे आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप बेटे आगे आ जाओ। हाँ इधर आइए, ये सबसे आगे। हाँ आप अभी तक नहीं चीफ गेस्ट बने ना? नहीं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बेटे इसका कितना रह जाता है? 210 डिग्री सेंटीग्रेड। 290 से कम हो गए। ये क्यों कम हुआ भला? शाबाश, हमने प्रेशर कम कर दिया उसका। ये याद रखें, एक्सटर्नल प्रेशर कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। शाबाश। ये बेटे इसकी दो मेजर एप्लीकेशंस है। तो आगे बेटे हमारे पास है ये एंथैल्पीज ऑफ फेज चेंजेस। Enthalpies of phase changes। अच्छा बेटे आपने एंथैल्पीज का लफ्ज़ सुना पहले? हाँ जी। एंथैल्पी बेटे यूं समझ लें हीट को कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं। यानी कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ भी आप एंथैल्पी का लफ्ज़ पढ़े तो आप समझ जाएं कि एंथैल्पी किसको कहते हैं? हीट को या एनर्जी को। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटे एंथैल्पी। अब तीन तरह की एंथैल्पीज बेटे हम यहाँ पढ़ने लगे हैं। एक है बेटे, इसको डेल्टा एच से जाहिर करते हैं एंथैल्पी को। एक हम पढ़ने लगेंगे ऑफ वेपराइजेशन की एंथैल्पी, और दूसरी हम पढ़ेंगे बेटे हम फ्यूजन की, और तीसरी हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन की। अच्छा, वेपर से तो बेटे आप वाकिफ हैं, किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन एक ख्याल रखना है कि यहाँ मोल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, 1 मोल लेंगे किसी चीज का, यानी आप वाटर का बेटे 1 मोल ले लेंगे, ये लिक्विड है, तो इसको बेटे आप इसके 1 मोल को गैस के या वेपर के 1 मोल में कन्वर्ट करें तो जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी उसे बेटे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन या सिंपल हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और जो है इसकी बेटे वैल्यू है हमारे पास 6 किलो जॉल पर मोल। 6 किलो जॉल पर मोल, यानी वाटर का 1 मोल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी चाहिए हमें? 6 किलो जॉल पर मोल हीट चाहिए। और ये बेटे हीट ऑफ वेपराइजेशन है। सॉरी, इसको बेटे हीट ऑफ वेपर, सॉरी ये हीट ऑफ फ्यूजन है बेटे, सॉरी, यानी जो वेपराइजेशन है बेटे वो वाटर की है 40.7, 40.7 ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो हीट ऑफ फ्यूजन है बेटे वो होती है कि आप वाटर को सॉलिड फॉर्म में लें 1 मोल इसका, और उसको कन्वर्ट करें वाटर के लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, 1 मोल इसका। और ये बेटे वैल्यू है 6 किलो जॉल पर मोल। और एक बेटे हीट इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन बेटे किसे कहते हैं? आपके पास ले करिए आयोडीन का बेटे 1 मोल है और ये सॉलिड फॉर्म में, तो जब इसको हम हीट देते हैं तो ये क्या करता है बेटे, आमतौर पे तो जो लिक्विड है सॉलिड से आप देखते हैं पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद वेपर में होते हैं। लेकिन आयोडीन ऐसी चीज है बेटे कि ये सॉलिड से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता बल्कि लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। यानी बाकी जो लिक्विड्स हैं
उनके सॉलिड्स को अगर हम हीट करें तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं फिर वेपर में होते हैं। लेकिन आयोडीन और बाज बेटे और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं कि जिनको हम अगर हीट दें तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते बल्कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आयोडीन के बेटे वेपर्स बन जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वन मोल, तो जो यहाँ हीट चाहिए इसके वन मोल को डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। और इसकी बेटे जो आयोडीन के केस में वैल्यू है 62.3 किलो जॉल पर मोल है। 62.3 किलो जॉल पर मोल। तो बेटे इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। तो बेटे रेस कीजिएगा ना। हाँ बेटे इधर का शुरू करें करना। अच्छा बेटे वो वाला छोड़ दीजिएगा, वो एंड वाला बिक जाएगा बस है। पहले इधर से शुरू कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं यार? मेरे बेटे शोर नहीं। बाहर इसके साथ गंदा होता है, बस साथ मेरे पास भी जरूर आप ठीक तरह साफ आप इधर मुंह करके क्यों बैठे हो? जैसे आप हैं नहीं इधर करो, इसको नजर नहीं आ रहा था ये बात। फिर और थोड़ी सी आगे जाना। अच्छा बेटे सरफेस टेंशन से आप वाकिफ हैं पहले से? हाँ
सरफेस से तो वाकिफ है किसी Yes, भी sir. चीज की जो सतह होती है उसको सरफेस कहते हैं। ये छोटा आपके साथ कौन बैठा हुआ बेटे? आप बेटे इधर आ जाओ। मैंने देखा अवैस के साथ वो भी बैठता है ना, तो अवैस को हाथों में लगा लेता है। Pero offerto vedere qui alzano. Alzano qui. बेटे सरफेस से तो वाकिफ है और टेंशन के लफ्ज़ से भी आप वाकिफ है। Yes, yes. किसी चीज़ का टेंस होना ये आप भी इस्तेमाल करते हैं ना, टेंशन का लफ्ज़। किसी का टेंस हो जाना है तो अब आप शाबाश। अब सरफेस के अंदर भी बेटे टेंशन आती है। देखिए ये आपके पास लिक्विड है, ये मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूलों को बेटे साथ वाले मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल भी। ठीक है, तो टॉप पे बेटे मॉलिक्यूल है, ये सर। तो ये बेटे मॉलिक्यूल इसको ये वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला अपनी तरफ, ये वाला इधर, ये वाला, ये कितने सारे जो इसके साथ दाएं बाएं मॉलिक्यूल है वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो क्यों अट्रैक्ट करते हैं बेटे? क्योंकि इनके अंदर बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइपोल इंटरेक्शन होती है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होते हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं ना। तो उस वजह से जो जितने भी इसके करीब करीब मॉलिक्यूल होते हैं वो उस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो है आप इसी से टेंशन पैदा हो जाती है ना। और ऐसा भी होता है कि टेंशन है तो कोई इस तरह मतलब जो है हम भी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि कोई जो ऊपर जा रहा होता है दूसरे उसकी टांगें खींचने में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में कैसे होता है? जो मॉलिक्यूल ऊपर होते हैं नीचे वाले उसकी टांगें खींचने में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि आपस में कोलाइड करते हैं। तो ये नीचे वाला किसी को इतनी कोलिजन मिलती है, टकराव किसी का होता है कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है, वो क्या करते हैं जंप करके ऊपर, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये बेटे ऊपर आने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो जो ऊपर आके जो सरफेस के अंदर वो अपनी स्पेस क्रिएट करता है ना, जितना एरिया वो आगे ऊपर अपने लिए पैदा करता है उसको बेटे सरफेस टेंशन कहा जाता है। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस of a liquid is called surface tension। यानी जितनी एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल को चाहिए ना सरफेस पे आने के लिए, सरफेस पे अपनी जगह क्रिएट करने के लिए, उसको हमने कहा एक्सपेंड द सरफेस कहा है। यानी जो कोई भी मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आता है अपनी जगह क्रिएट करता है, तो उसके लिए हमने टर्म्स इस्तेमाल की है सरफेस को एक्सपेंड करने की। वो गोया कि पहली सरफेस को तोड़ता है ना जो ऊपर है, उनको तोड़ के अपनी जगह क्रिएट करता है, एक्सपेंड करता है। शाबाश, तो उसको बेटे सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक है, हाँ। और इसके यूनिट होते हैं बेटे, यानी ये बेटे एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, यानी जितनी वो एनर्जी लगाता है अपना यूनिट एरिया क्रिएट करने के लिए, तो एक्सपेंड द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बाय यूनिट एरिया। बेटे यहाँ ये भी ऐड कर दें, बाय अ यूनिट एरिया, यानी जितना एरिया वो अपने लिए क्रिएट करते हैं। यहाँ बेटे यूनिट एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सरफेस टेंशन। एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी के क्या यूनिट होते हैं बेटे? जूल। और एरिया के क्या होते हैं? स्क्वायर मीटर। तो जूल पर स्क्वायर मीटर इसके यूनिट होगा। यानी यूनिट बेटे हम उसी से निकाल लेते होते हैं डेफिनेशन से।
अच्छा, अब आगे है बेटे इसकी मेजरमेंट का मेथड। मेजरमेंट कैसे करते हैं सरफेस टेंशन को? इसके लिए बेटे मेथड ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन कॉमनली जो मेथड यूज होता है उसको हम कहते हैं ड्रॉप मेथड, या इसका एक दूसरा नाम है बेटे स्टेलेग्मोमीटर मेथड। यानी पेपर में बेटे अगर स्टेलेग्मोमीटर मेथड लिखा हो तो आपने समझ जाना वो भी यही है, ड्रॉप मेथड लिखा हो तो आपने समझ जाना यही है। यस सर। अच्छा, इसके लिए बेटे एक आपके पास इस तरह की बेटे शक्ल होती है, ऊपर कैपिलरी होती है और दरमियान में एक बल्ब सा लगा होता है और नीचे फिर कैपिलरी होती है। यानी इसको बेटे यहाँ कोई निशान लगा देते हैं, हम एक्स लगा देते हैं, यहाँ कोई निशान लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं, तो यहाँ लिक्विड को फिल करते हैं, लिक्विड डालते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लिक्विड को भर देते हैं इसके अंदर। और ये कैपेसिटी बेटे इतनी तंग बनाई जाती है यहाँ पे आके कि एट अ टाइम बस एक ड्रॉप इसमें से कर सकेगा, एक एक ड्रॉप बस यहाँ से गिरेगा, ऐसे तंग इसको बनाया जाता है। और फिर काउंट करते हैं बेटे, पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले वाटर को डालते हैं, वाटर को देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाटर कितने ड्रॉप्स गिराता है, वाटर के ड्रॉप्स काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसको हम NW से ऐड कर देते हैं, वो काउंट कर लेते हैं। फिर वाटर की डेंसिटी हम जो है ना हमें पता होती है क्या है। मैं इसीलिए बेटे आपको पहले भी मना करूँ तो यहाँ से तरफ वो NW से ले जाओ, खड़े हो जाते हो, बैठना नहीं है तुमने। मैं पहले भी जो नोट कर रहा था ना, तो पहले भी इसने कहा कि सर मुझे ये कह रहा कि नज़र नहीं आ रहा, हालांकि सारे ऐसे बैठे हुए, तो मैंने कहा कि चलो बैठे, लेकिन अभी मैं देख रहा था उसके सारे इशारे कर रहे, इधर में तो जो कर रहा था। डेंसिटी ऑफ वाटर बेटे वो भी हमें मालूम होती है, और फिर बेटे हम फार्मूला यूज करते हैं, इसको हम गैमा से जाहिर करते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स और डेंसिटीज दोनों की नोट कर लेते हैं। यानी अब इनकी जो वैल्यूज हैं बेटे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऊपर होंगे और जो लिक्विड के हैं वो नीचे होंगे। यानी इसके हमने काउंट कर लिए थे, लिक्विड के यहाँ से यहाँ तक आने में कितने ड्रॉप्स बनते हैं, लिक्विड के यहाँ नीचे लिखते हैं, वाटर के ऊपर लिखते हैं, और डेंसिटी लिक्विड के ऊपर डालते हैं, हमें वो मालूम होती है, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, और इनटू जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है वो यहाँ नोट करते हैं। ये फार्मूला यूज करते हुए बेटे हम ये मालूम कर लेते हैं सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की। तो बेटे यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर। बेटे आपका टॉपिक विस्कोसिटी का जी बेटे, थोड़ा सा अगर वेट कर लें तो हमारे पास क्लास में टाइम होने वाली है ना, क्लास के बाद लीजिए आपका हर से ना नुकसान हो। बस 25 मिनट अभी थक तो नहीं गए खड़े खड़े? थक जाओ तो बैठ जाना है। अच्छा, विस्कोसिटी का लफ्ज़ बेटे सुना पहले आपने? है जी? हाँ, कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना बड़ी विस्कस है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है या कम है, ये यूज होते हैं। कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है उसको विस्कस कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। आपके पास वाटर है, इसकी एक विस्कोसिटी है, इसके मुकाबले में आप एक गाढ़ा लिक्विड ले लें, हनी ले लें, हनी गाढ़ा होता है ना, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। यानी जो चीज़ जितनी गाढ़ी होगी ना उसकी विस्कोसिटी होती है। लेकिन इसको हम बेटे साइंस की जुबान में कैसे डिस्कस करते हैं, ये फर्स्ट करें बेटे, आपके पास एक चैनल है या ट्यूब है, इसके अंदर कोई लिक्विड हमने डाला है, तो हम उसकी मूवमेंट को देखते हैं। सबसे गहरी चीज में
यानी हम ये देखते हैं बेटे कि जब किसी आप लिक्विड को डालें ना, तो अब देखेंगे बेटे कि जो कंटेनर या जिस ट्यूब में आपने डाला हुआ है ना, तो उसमें आप ये चीज नोट करेंगे कि लिक्विड जो ट्रेवल करता है ना, लेयर्स के फॉर्म में करता है। लेयर्स किसे कहते हैं बेटे? लेयर वो चढ़ाओ वो किसी चीज की लेयर बेटे, उसकी जो तह होती है, समुद्र के साथ डोर के अंदर से ये देखो ये आपके पास लेयर जी बनी हुई है। ये देखो ये जो बेटे एरो है, हाँ ये एरो बेटे लेयर की बात कर रही है, यानी उसकी तह, किसी चीज की लेयर कितनी है। या आपने पराठा देखा होगा तो उसके वो एक पराठा बनाते हैं, उसके अंदर लेयर्स बनी होती हैं, वो लेयर्स बेटे, ठीक है। तहें कितनी है, परतें कितनी है, हाँ तहें, ठीक है, शाबाश, उसको कहते हैं बेटे। तो जो ये साइंटिस्ट बेटे कहते हैं कि कोई भी लिक्विड जब मूव करता है ना, ट्रेवल करता है, तो वो इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। यानी हर लेयर जो है वो बेटे बनी होती है मॉलिक्यूलों की, यानी हर लेयर के ऊपर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं हर लेयर के ऊपर, ठीक है। तो वो स्लाइड करते हुए मूव कर रहे होते हैं। जी सर। तो एक और चीज आप नोट करेंगे कि जो कंटेनर की वॉल के साथ लेयर होती है ना, वो पीछे होती है, क्योंकि उसको कंटेनर रेजिस्ट कर रहा होता है। कंटेनर की भी अगर रेजिस्टेंस होती है ना, तो वो स्लो होती है, जबकि जो सेंटर वाली लेयर है वो फास्ट होती है, वो आगे निकल रही होती है, क्योंकि कंटेनर या ट्यूब उसको ज्यादा खुद स्लो कर रही होती है। तो उसको विस्कोसिटी नहीं कहते हैं। विस्कोसिटी कहते हैं ये जो लेयर्स आपस में एक दूसरे को रेजिस्ट करती हैं। यानी इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं, विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो of a liquid। यानी किसी भी लिक्विड के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस पाई जाती है ना, लिक्विड जो आपके मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, आगे मूव नहीं करने देते, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है, तो उसको फ्लो नहीं करने देते। इसका यूनिट बेटे पॉइस आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पॉइस इसका यूनिट होता है बेटे, मेजरमेंट, और इसी से फिर सेंटी पॉइस बन जाता है, इसी से फिर आगे डेसी पॉइंट बन जाता है। ये जो है मुख्तलिफ यूनिट हम जो है ना, आगे इसको ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, हम खुद बना देते हैं। अब बेटे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं।